है नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, कई बहुत सारी जगह ये लफ्ज यूज होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, और भी जगहों पर आप ये लफ्ज पढ़ेंगे। कंजर्वेशन के मायने जिस चीज को कंसेव कर लिया गया हो, बचा लिया गया हो बर्बाद होने से, मतलब को बर्बाद होने से रोक दिया हो। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि वो चीज मास जो है वो कंजर्व है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब इसमें बहुत सारे लॉज में मॉडिफिकेशन आई है बाद में कि 100% कंजर्व नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, वो आगे चल के आप पढ़ेंगे कौन कौन से लॉज में कंजर्वेशन के अंदर चेंजेस आई हैं। जैसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अलग था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अलग था। एनर्जी ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, एनर्जी कंजर्व है, यानी ना उसकी अमाउंट बढ़ेगी ना घटेगी। मास का भी यही था, लेकिन बाद में पता चला कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E = mc²। तो जब पता चला मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है तो दोनों में से कोई भी कंजर्व नहीं है, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो वो कम हो गया, और एनर्जी में कोई चीज़ अलग से आ गई जो पहले नहीं थी तो एनर्जी बढ़ गई, तो कंजर्व कहाँ हुई। तो फिर वो एक नया कानून कर रहे हैं, आप पढ़ेंगे हायर क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया, ये दोनों मिलके कंजर्व है, ये दोनों मिलके कंजर्व है। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो आप आज हम पढ़ेंगे, क्या है लॉ ऑफ मोमेंटम, कि कब ये लॉ अप्लाई होता है। देखिए फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगी जब तक फोर्स न लगे, जब तक फोर्स नहीं लग रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा है। जिस ऑब्जेक्ट के ना मोशन, अगर मोशन में तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर रुका है तो वो रुका रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो जब चेंज नहीं आ रही तो मोमेंटम, अगर उसमें चल रहा है तो मोमेंटम तो कंजर्व हो गया। मोमेंटम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी। जब उसमें चेंज नहीं आ रही तो फर्स्ट लॉ जो कह रहा है कि भाई इसमें जब तक चेंज नहीं आएगी तब फोर्स ना लगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग। जब फोर्स जब तक नहीं लगेगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब है जितना उसका वेलोसिटी मास और मास में चेंज आ रही है तो वो कंजर्व है, यानी वो रुका हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड लॉ, कि भाई जब फोर्स लगती है तो दो तरह से डिफाइन किया है कि whenever external unbalanced force act on an object it changes the momentum, यानी मोमेंटम बदल जाता है। तो कब मोमेंटम बदल रहा है, जब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रही है। दूसरी तरफ हमने बताया था whenever external unbalanced force act on an object then it produces acceleration, it produces acceleration। दो तरह से सेकेंड लॉ में डिफाइन किया था। तो एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा। वो मोमेंटम की फॉर्म में कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। जब एक सेकंड में जितना मोमेंटम बदलता है वो फोर्स के बराबर है। तो बदला ना, फोर्स लगने के बाद कितना बदला, वो फोर्स के बराबर है। एक सेकंड में कितना बदला। तो अब ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है जो कह रहा है मोमेंटम जो है वो ना बढ़ता है ना घटता है। ये कब लगता है, ये जब लगता है जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडीज दे इंटरएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं आकर, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट। पहला लॉ, कोई फोर्स नहीं लग रही, अगर वो मोशन में है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मास भी चेंज नहीं आ रहा, तो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो मोमेंटम के बराबर है। तो जब फोर्स नहीं लग रही तो मोमेंटम में भी चेंज, अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, तो बॉडी रुकी हुई है। दूसरा लॉ क्या कह रहा है, अगर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम में चेंज आएगा, वो चेंज की बात कर रहा है। लेकिन ये जो चेंज आएगा, रेट ऑफ चेंज, एक सेकंड में जो चेंज आएगा वो फोर्स के बराबर होगा, यानी फोर्स के हिसाब से मोमेंटम बदलेगा। ये नहीं फोर्स 1 यूनिट है और मोमेंटम जो है कई सौ यूनिट बढ़ गया या घट गया, तो जितनी फोर्स है उस हिसाब से मोमेंटम चेंज होगा। ये सेकंड लॉ कह रहा है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हाँ, चेंज की बात आ रही है। अब ये थर्ड लॉ में क्या, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि भाई एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। उसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था कि जब भी एक्शन होगा रिएक्शन भी साथ होगा, और एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे का इक्वल और अपोजिट होगी, कंपलसरी है इक्वल, और ये बैलेंस नहीं करेंगी, क्योंकि बैलेंस वो दो फोर्सेस, दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस करती हैं जो एक ही वक्त में एक ही टाइम पर एक ही बॉडी पे लगी, सेम बॉडी पे लगी। अगर सेम बॉडी पे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं और वो कोई चेंज नहीं लेके आ रही, तो इस तरह पे वो फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, उनको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्योंकि बैलेंस फोर्स से कोई चेंज नहीं आता। अनबैलेंस फोर्स होगी तो चेंज जरूर आएगा, 100% आएगा। थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि जो थर्ड लॉ जो है वो बैलेंस की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जो फोर्सेस हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है तो एक दूसरे पे फोर्स लगती है, ये फोर्सेस दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी अगर एक फोर्स ईस्ट को लगी तो दूसरी वेस्ट को लगेगी और अलग अलग बॉडीज पे लगेगी, इसलिए ये बैलेंसिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लग रही है और दूसरी फोर्स बैलेंस के लिए क्या जरूरी है कि ऑल द फोर्सेस जो बैलेंस करती है, बैलेंसिंग फोर्स होती है, वो एक ही ऑब्जेक्ट पे एक ही टाइम पे लगती है। पॉइंट समझ में आ गया ना, ये कंफ्यूज की जरूरत नहीं है, ये मतलब समझो। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंटरएक्ट करें, इंटरएक्ट का मतलब एक दूसरे से कोलाइड करें, टकराएं, देन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कोलिजन से पहले जो सबका मिला के टोटल मोमेंटम था, टकराने के बाद एक वही टोटल मोमेंटम टकराने के बाद भी होगा, ना उसमें बढ़ोतरी आएगी ना उसमें कमी आएगी। इसलिए इसको कंजर्व कहते हैं कि भाई कंजर्व हो गया, यानी ये चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में? Whenever two or more objects interact with each other, then total momentum before interaction will always be equal to total momentum after interaction. आप चाहे तो नोट करते जाएं ये पॉइंट्स। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमें आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ, क्या होगी प्रॉब्लम, क्या आवाज समझ कॉकरोच को होने दो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसको भगा दो, घबराओ मत। खुदा न करे कुछ और जब मूजी जानवर होता, क्या नाम है, सांप होता, बिच्छू होता, तो उसे मारना जरूरी है, तो आपको उन्होंने दूसरे को नुकसान कर दिया। कॉकरोच नुकसान नहीं पहुंचाता, साइड में कर दो, वो आज बारिश हो रही है ना, निकलना है इसमें घबराओ मत। तो ये आपको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बता रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि व्हेनेवर टू और मोर, एक वक्त में कई ऑब्जेक्ट भी टकरा सकते हैं। अक्सर देखिए सड़कों पे कई गाड़ियाँ एक साथ टकराई जाती हैं, टकराई जाती है ना, तो टू और मोर ऑब्जेक्ट इंटरएक्ट विद ईच अदर। अब इंटरएक्ट बस याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोलाइड कर लो, कोलाइड में ईच अदर, कोलाइड का मतलब टकराना। Whenever two or more objects interact with each other or collide with each other, then अब यहाँ लॉ शुरू हुआ। अब देखिए ये फर्स्ट से भी अलग है, वो कांस्टेंट की बात कर रहा था, उसमें चेंज ही नहीं ला रहा था। सेकंड में कह रहा था कि चेंज आएगी तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ कह रहा है कि ये जो लॉ लग रहा है, ये लग रहा है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंटरएक्ट करें तब की बात हो रही है, सिंगल ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। सिंगल ऑब्जेक्ट में अगर वो रुका है तो फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया, कोई चेंज नहीं आएगी। अगर वो उसमें फोर्स लग रही है, चेंज आ रही है, तो फोर्स के बराबर होगी वो चेंज। ये लॉ कब लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जब क्या नाम है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट टकराएं एक दूसरे। When two or more objects collide with each other or interact with each other, then अब वो लॉ का पार्ट शुरू हो रहा है कि जब ये होगा तो क्या होगा। और कानून हमेशा कुछ कंडीशंस के बाद आता है, लॉ हमेशा कुछ कंडीशंस के बाद आता है।
जितने भी, यानी आप अगर लॉ की स्टडी करें, कोई सा भी लॉ पढ़े, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, तब ये होगा। आप क्लास में लेट आएंगे तो आपको क्लास में नहीं घुसने देंगे, तो लेट आने के ऊपर कंडीशन है। किसी ने खुदा ने बहुत सारे लॉ, उसमें हर लॉ के साथ कंडीशंस होती है कि इन कंडीशन में ये होगा। फिजिक्स में भी यही है, केमिस्ट्री में भी जो लॉ आप पढ़ेंगे, आगे चल के बहुत से लॉज आप पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही है कि ये कंडीशंस होंगी तो ये हो जाएगा। और कुरान में भी यही है कि ईश्वर, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से जब सख्ती आती है, पकड़ आती है, तो वो कब आती है? जब वो पाप करता है, गुनाह करता है। अगर नहीं करेगा तो नहीं आएगी, बात समझ में आएगी, नहीं आएगी। तो हर जगह कानून जो होता है वो कुछ कंडीशंस के साथ चलता है। ये बात समझ में आ गई? हमने भी फर्स्ट लॉ जब पढ़ा था उसमें भी कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि ये और कोई जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई चेंज नहीं आएगी। वहाँ भी कंडीशन है कि चेंज जब भी आएगी जब फोर्स लगेगी। तो यहाँ क्या है कि whenever two or more objects interact with each other, then तब ये लॉ अप्लाई होगा। तब क्या होगा? तो टोटल मोमेंटम तो बदलेगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा, किसी का कम हो जाएगा। then total momentum before collision of all the objects which are involved in the collision, जो सारे collision में involved हैं, उन सब का टोटल मोमेंटम will always be equal to total momentum after collision। समझ में आ गया? will always be equal to after collision। क्लियर हो? वहाँ आप जो क्या करें, डायरेक्शन, यहाँ टोटल मोमेंटम की बात हो रही है। अब टोटल मोमेंटम में जो है डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, मोमेंटम दोनों को मिला के बनेगा, क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो सम निकालोगे उसका, अब हमारी सिंपल एग्जांपल्स हैं, दो ऑब्जेक्ट से कोलिजन की है, ज्यादातर एग्जांपल। हायर क्लासेस में आप दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट से कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट डायरेक्शन से कोलिजन होगा। यहाँ तो अपोजिट कोलिजन हो रहा है, एक ईस्ट से आ रहा है, एक वेस्ट से आ रहा है, टकरा गए। सिंपल एग्जांपल, ताकि ये पॉइंट समझ में आ जाए। हाई क्लासेस में एक जा रहा है नॉर्थ टू साउथ, दूसरा आ रहा है ईस्ट टू वेस्ट। एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे आगे टकरा रहा है, तो उसके लॉज हैं। तो हाई क्लास में आप जाके पढ़ोगे, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। यहाँ वो लॉज नहीं है, वहाँ यहाँ उसमें बेस करते हुए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो जो रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। सिंपल एग्जाम्पल्स है, और जो एग्जाम्पल्स है वो भी दो ऑब्जेक्ट से कोलिजन हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आपको लॉ समझ में आ गया, मोमेंटम समझ में आ गया, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व के मायने कि ना चीज बढ़ रही है ना घट रही है। तो वो ये लॉ क्या कहता है? कब ये लॉ लगेगा? जब दो या दो से और ज्यादा ऑब्जेक्ट इंटरएक्ट करें, टकराएं, कोलाइड करें, तब लगेगा। Whenever two or more objects interact with each other, then total momentum before collision will always be equal to total momentum after collision। अब इसको प्रूव करना है, और जो कि सिंपल वे में प्रूव करना है। दो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हम ले रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन का कोलिजन ले रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से समझ में आ जाए। फिर यही जनरलाइज हो जाएगा हायर क्लासेस में जाएगी, क्योंकि उसमें और भी लॉज बहुत से लगेंगे, तो वहाँ जो है इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं, यहाँ हम जनरलाइज कर रहे हैं। तो अब देखो, जब भी कोई डेरिवेशन होता है उससे कुछ रूल्स होते हैं। डेरिवेशन में पहला रूल होता है एजम्पशन। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ लॉज। किन लॉ को बेस बना के आप क्या नाम है वो करेंगे, बता। एजम्पशन मतलब सपोज करना, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब इसको बेस बना के आप चलिए, हमने दो ऑब्जेक्ट लिए, टू ऑब्जेक्ट, पहले सपोज कर लेंगे ए एंड बी। लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, इनके नाम दे दिए। अब उनमें क्या क्या चीजें हमारे इसमें चाहिए, फॉर्मूले में, डेरिवेशन के अंदर। उसका मास चाहिए, उसका एक्सेल, उसमें टाइम चाहिए, कितना को क्या नाम है, फोर्स चाहिए, जो एक दूसरे पे लगाएंगे, टकराएंगे तो फोर्स लगेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? मोमेंटम कितना चाहिए, कैसे क्या होगा, वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि दे आर मूविंग। तो बिफोर द कोलिजन क्या स्पीड थी और आफ्टर द कोलिजन
क्या स्पीड है? तो पहला तो assumption है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, और हम सपोज करेंगे, इसको सपोज करना आसान है, पहले आप समझिए फिर लिख लीजिएगा। उनका जो है मास, लेट देयर मासेस आर, क्या नाम है, एम ए, ये बॉडी का मास ए कर दिया और दूसरे का मास क्या कर दिया हमने, लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अब इसको आप अच्छे ढंग से इंग्लिश में प्रयोग करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे सेंटेंस बना के लगे एक ही सेंटेंस में सब बातें आ गई, अलग अलग बात का सपोज करने की जरूरत नहीं है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी whose masses are ma and me, and they are moving with initial velocity ua and ub, ये मूव करना। लेट दी, अब यहां से शुरू होगा, ये स्टार्ट थी, अभी कोलाइड नहीं कर रहा है। लेट दी ऑब्जेक्ट कोलाइड फॉर t सेकंड, कोलिजन का भी टाइम होगा, कितनी देर तक कोलाइड हुआ, वो कोलिजन कितनी देर रहा, वो चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रहा, लेकिन टाइम तो लगा ना टकराने में, जीरो टाइम तो नहीं लगा, जीरो टाइम लगा तो समझ टकराया ही नहीं हो। तो टाइम कितना हो गया, t सेकंड, यानी अच्छा t सेकंड दोनों का सेम क्यों होगा बताओ, दोनों एक साथ तो टकरा रहे हैं, समझ में आया नहीं आएगी ना। आपने दीवार पे मुक्का मारा, तो अब उस दीवार पे मुक्का, आपका जो टाइम लगा उसमें मुक्का दीवार से टकरा के 1 सेकंड लगा, तो एक्शन 1 सेकंड हुआ, तो रिएक्शन क्या 2 सेकंड होगा, क्योंकि इंसान है, इसने कुछ कह दिया तो उसको आधे घंटे तक उसको बोलते रहे उल्टा सीधा, नहीं एक बात समझ में, एक्शन और रिएक्शन विद सेम टाइम लगता है। जो कोलिजन हुआ t सेकंड, तो ए के लिए भी t सेकंड है और बी के लिए भी, जब ए हट गया तो बी भी, तो ए हटे या बी हटे, कोलिजन खत्म। तो वो जो टाइम था, टाइम ऑफ कोलिजन, वो t सेकंड था, टाइम ऑफ क्या था ये, लेट दे कोलाइड फॉर कोलिजन, दे कोलाइड विद ईच अदर फॉर t सेकंड, ओके। एंड आफ्टर कोलिजन जब वो टकराएंगे तो वेलोसिटी में फर्क आएगा, एक्सटर्नल फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स लगी तो उसमें चेंज आएगा, वेलोसिटी वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तो क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद वेलोसिटी, वो हमने सपोज लेट द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज va एंड vb, ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल, अब ये खत्म नहीं हुआ सपोज। Let the force applied by B on A, by object B on A is FA, यानी जो B ने A पे फोर्स लगाई, तो A पे जो फोर्स लग रही है वो FA है, ठीक है। और A ने जो B पे फोर्स लगाई वो क्या है, F। Let the force applied by B on A is FA and the force applied by A on B is FB। ये फोर्सेस आ गए, फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग इंटरेक्शन, या कोलिजन की जगह में इंटरेक्शन हुआ, ये पहले सपोजिशन हुआ, पहला पार्ट। इसी लॉ को प्रूव करने के लिए जो हमें इसको जो डेरिवेशन है उसमें पहले सपोज करने पड़ते हैं, जो जो उसमें सिंबल्स यूज हो रहे हैं, और वो तरीके से सपोज करने पड़ते हैं, ऑर्डर से, जिसमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं। समझ में आया। तो हमें क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट्स के नाम चाहिए, ऑब्जेक्ट्स का मास चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, फिर टाइम ऑफ कोलिजन हमें एज्यूम करना है, फिर हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फिर वो फोर्सेस चाहिए जो एक दूसरे पे लगी है टकराने की वजह से। तो कैसे इसको लिखेंगे, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास ए एंड बी कोलाइड ऑफ मास ए एंड मास, टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास एम ए एंड एम बी, यहाँ से शुरू करेंगे। कोलाइड विद ईच अदर are moving, sorry, पहले लिखेंगे मूविंग, are moving with a velocity UA and UB respectively. Let the, अब यहाँ दो सेकंड लेट आएगा, let these objects collide with each other for 3 seconds. And after collision, their final velocity becomes VA and VB respectively. And the forces applied
on A and B are FA and FB. Forces applied on A and object and B are FA and FB respectively. Respectively मतलब ऑर्डर से कि FA जो है वो A की फोर्स है और FB जो है वो B की फोर्स है। रेस्पेक्टिवली इसलिए लिखते हैं कि पहला वाला जो है उसका ताल्लुक पहले पॉइंट से है तो दूसरे वाले का ताल्लुक दूसरे से। कहिए सब कुछ इसमें कुछ उतारना चाहे तो उतार सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। बाद में आप ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स, क्योंकि मैं आगे इसको रब करके करूँगा, आगे जो भी कुछ करूँगा। Should I proceed? Now, total momentum before collision. इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? टोटल, अब इसमें को बड़ा कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ए, मोमेंटम ऑफ बी अलग अलग निकालें को बिफोर कोलिजन, एक साथ भी लिख सकते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, u है u भी, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ma प्लस mu, ठीक है? आएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन या आफ्टर इंटरसेक्शन, वो क्या हो जाएगा? एम ए इंटू बी ए प्लस एम बी इंटू बी बी। अब हमें ये प्रूव करना है ये दोनों इक्वल है। मोमेंटम से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, ये हमारा टास्क है। अब इससे लॉ चलेंगे आगे, क्या होगा लॉ होगा? We know that कौन सा लॉ है? According to Newton's second law, according to Newton's second law, क्या है वो? Rate of change of momentum, rate of change in momentum is proportional to applied force, is proportional to applied, जो फोर्स लगी उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो मोमेंटम चेंज आएगा वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? हम निकालना है therefore force acting on A, force acting on A, on body A, क्या होगी वो फोर्स? क्या है फोर्स का फॉर्मूला? ऐसे क्या फॉर्मूला है? फोर्स का फॉर्मूला वैसे है एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। तो फोर्स है ना, तो अब ए पे जो फोर्स लगी वो क्या होगी? एम ए इंटू बी ए माइनस एम बी इंटू sorry into MA into UA, वही होगा M, एक मिनट मैं गड़बड़ कर दिया, इसको मैं सही कर दूँ। वो था MA BA और ये था मोमेंटम कोलिजन में पहले था MA UA अपॉन T, अपॉन T। हाँ
इन टी सेकेंड ये हमें डायरेक्ट निकाल दिया, वरना तो क्या होता है फिर टी सेकेंड में पहले मोमेंटम फाइनल में इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम था, फिर हम लिखते टी सेकेंड में मोमेंटम चेंज हुआ है तो ये कितना चेंज हुआ, एम ए माइनस एम ए माइनस एम ए माइनस एम वी यू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए। एम ए पहली ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उसी का मास हो रहा है, उसी की वेलोसिटी हो रही है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, वी ए। तो मोमेंटम कितना होगा, एम ए इंटू वी ए। और चेंज कितना हुआ, पहले वाले से माइनस करेंगे, क्या होगा, एम ए माइनस यू ए। और एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, ये टी सेकंड में चेंज हुआ, तो एक सेकंड में कितना चेंज हुआ, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी। ठीक है ना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया चेंज इन मोमेंटम इन टी सेकंड इन बॉडी ए, इन बॉडी ए जो ऑब्जेक्ट पहला ऑब्जेक्ट जो था। ये आपसे एक पॉइंट समझ लेना, मेडिकल में आपकी हेल्प होगी कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगती है, आप फॉर्मूला उसका निकालते हैं सेकंड लॉ से, F = मास इनटू एक्सीलरेशन, या चेंज इन मोमेंटम से फोर्स निकालते हैं, तो वो जो मास है वो उस ऑब्जेक्ट का रहती है जिसमें फोर्स लगी है, लगाने वाले का नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, whenever a force acts on an object it produces an acceleration, this acceleration is directly proportional to force जो उस पे फोर्स लगी है, and inversely proportional to mass। किसका मास, जो फोर्स लगा रहा है उसका नहीं, जिस पे फोर्स लगी है। मोमेंटम जिसका मोमेंटम चेंज हुआ उसी का मास लेंगे, उसी की वेलोसिटी लेंगे, फोर्स लगाने वाले का नहीं। तो फोर्स कौन लगा रहा है, बी, ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है ए के ऊपर, लेकिन ए पे फोर्स लग रही है, तो ए का मास, ए की फाइनल वेलोसिटी, ए का मास, ए की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक टी सेकंड तक फोर्स लगी, ठीक है। इसी तरह आपको हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, ये आपकी कहलाएगी एफ बी। जो बी पे फोर्स लगी है, पहले सपोज कर लिया ए पे जो फोर्स लगी है वो एफ ए है, और बी पे जो फोर्स लगी है वो, ये सारी चीजें हम पहले सपोज कर चुके हैं। तो अब बी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, एम बी, छोटा सा बनाना चाहिए, एम बी इंटू वी बी माइनस एम बी इंटू यू बी अपॉन टी। क्या लिखेंगे आप, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इन ऑब्जेक्ट बी, क्या है ये, या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिखते हैं, या बदल के लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, यहां मैंने लिखा इन 1 सेकेंड, यहां लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बात एक ही है। समझ में आ गई बात। अब ये फोर्स ए, ये फोर्स बी है, ऑलराइट। यहाँ ये कौन सा लॉ से आपने निकाला है, सेकंड लॉ से ये फोर्स का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अप्लाई होगा थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या है थर्ड लॉ, for every action reactions are always equal and opposite, and x और opposite body के साथ में लिखा करना भूल जाते हैं। ये कंपल्सरी कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन अपोजिट बॉडीज पे लगते हैं। अभी बात समझ में, क्या एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज, अब आगे मैं छोड़ लूँ, आर इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट और अपोजिट बॉडी। बात समझ में आ गई। देखो इन दो लॉ का यूज है इसमें, सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, थर्ड लॉ से बताएंगे दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल और अपोजिट है। यानी इस लॉ के हिसाब से अब हम ऊपर आ गए, एफ ए जो है वो बराबर है माइनस एफ बी के। मैंने शुरू कर दिया, बताओ एक एक्शन है दूसरा एक्शन नहीं बताऊंगा। देखो अगर आपने एफ ए बराबर एफ बी लिखा तो इसका मतलब है कि जो फोर्स ए की डायरेक्शन है वही फोर्स बी की डायरेक्शन है।
जबकि डायरेक्शन क्या है वो। अच्छा, अब आप एक फोर्स जो है मान लो 5 न्यूटन की है, प्लस 5 न्यूटन की, दूसरी फोर्स जो है वो माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन बदल जाएगा, दूसरी फोर्स माइनस 5 न्यूटन की। तो क्या आप लिख सकते हैं 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 5 न्यूटन? मैथमेटिकली सही होगा? क्या होगा, ये गलत होगा। तो एक का साइन पॉजिटिव और एक का इक्वल करने के लिए दोनों का साइन सेम करना है। पॉजिटिव नंबर विल नेवर बी इक्वल टू नेगेटिव नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और नेगेटिव करने के लिए क्या होगा, या तो इसका साइन बदल दो या इसका साइन बदल दो। तो इसका साइन, किसी एक का भी साइन बदल सकते हैं। इसका साइन कैसे बदलेंगे कि माइनस 5 न्यूटन तो है वो उसकी वैल्यू, एक माइनस साइन और लगा देंगे, क्या हो जाएगा, वो फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। वो जो नेगेटिव फोर्स थी वो पॉजिटिव वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो पॉजिटिव हो जाएगा, या पॉजिटिव था तो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल, दो फोर्स जब इक्वल होती हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, एक 5 है दूसरी भी 5 है, लेकिन एक की डायरेक्शन प्लस है और दूसरी की डायरेक्शन माइनस है। तो सिंबॉलिकली हम 5 को एफ बी नहीं लिख सकते, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, लेकिन सिंबॉलिकली क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बदल जाए तो क्वांटिटी बदल जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन बदल के लिखनी होगी, तो डायरेक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी एक का साइन बदल देते हैं, उससे पहले उससे माइनस लिख देते हैं, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी नहीं, कितना पॉइंट समझ में आ गया, माइनस एफ बी क्यों लिखा है, मतलब एफ है 5 न्यूटन है, एफ बी माइनस 5 है, तो 5 है, 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 तो नहीं होता कभी। ये मैथ से सीधा सा रूल है, आपके समझ में आ गया तो बैक में पॉइंट क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो एक फोर्स 5 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स माइनस 5 न्यूटन की, अगर हम इक्वल टू साइन बीच में लगा देंगे तो प्लस 5 माइनस 5 के बराबर नहीं होता। एक का साइन बदलना है, तो प्लस वाले को माइनस करना है या माइनस वाले को प्लस करना है, एक की डायरेक्शन बदलनी है, और उसका रूल ये है कि उससे पहले माइनस लगा दो, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, अब अपोजिट डायरेक्शन में काउंट करेंगे उसे। अंदर का हिस्सा तो डायरेक्शन वही होगी जो थी, लेकिन बाहर जब माइनस लगा देंगे तो डायरेक्शन उसकी अब डिफरेंट लेंगे, अपोजिट लेंगे, ईस्ट है तो वेस्ट लेंगे, वेस्ट है तो ईस्ट लेंगे। तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया, कहते माइनस साइन लगा दिया तो अब ये इक्वल हो गए, और 5 न्यूटन इज इक्वल टू माइनस 5 न्यूटन, मैथमेटिकली इक्वल हो गया, नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे हमने एक माइनस साइन लगा दिया ताकि जो माइनस साइन था एक डायरेक्शन का वो प्लस में बदल जाए, साइन भी सेम हो गया, वैल्यू मैग्नीट्यूड पहले ही सेम था, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। ये बात समझ में आ गई? अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या है, इसको हम क्या माने, सर साइन चेंज करने के बाद वो साइन चेंज हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो एक्चुअल वैल्यू होगा, जब हम एक्चुअल वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ तो साइन, यहाँ तो वही रहेगा, यहाँ तो आप सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, सिंबॉलिकली का मतलब ये कि जो भी इसकी वैल्यू थी, तो अगर वो प्लस है तो माइनस लगने से वो माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो प्लस हो जाएगी। एक का साइन चेंज किया हमने, एक का बदला, एक का नहीं बदला, ये तो पहले से ही वही साइन था। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो माइनस वैल्यू थी उसके बाहर माइनस आएंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो सिंबॉलिकली लिख रहे हैं। बेसिकली जो ये माइनस 5 न्यूटन है, ये वाला हिस्सा है, ये माइनस 5 न्यूटन है, ये वाला हिस्सा। तो हम एफ बी सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं, वो माइनस 5 न्यूटन थी, हमने माइनस साइन और लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगी, वो अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी, वो प्लस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा उसका, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो अच्छा। अब आ जाइए आगे, इसको मिटा दूंगा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एक फर्स्ट है, इसको हमने सेकंड मान लिया, ये फर्स्ट है। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस
एफ बी की वैल्यू पुट करनी, तो एफ बी की वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दिया। एफ बी की वैल्यू क्या है? एम बी वी बी माइनस एम बी एम बी यू बी अपॉन टी, और बाहर माइनस साइन, यानी ये एफ बी था, इसके बाद माइनस साइन एफ बी जो है एफ ए इक्वल टू माइनस एफ बी। तो एफ बी जो है वो ब्रैकेट में आ गया और बाहर माइनस साइन लगा दिया, तो फिर तभी इक्वल होंगे, क्योंकि द मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दो फोर्सेस को जब इक्वल मानते हैं, फोर्स मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो डायरेक्शन को अगर चेंज करना चाहते हैं, सिंबॉलिकली हम लिख रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, उसके पहले आप साइन अपोजिट डायरेक्शन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं अपोजिट, सॉरी इस वजह से अपोजिट ही हो सकती है, नॉर्थ की साउथ पे आएगी, साउथ की नॉर्थ हो जाएगी, ईस्ट से तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट से तो ईस्ट हो जाएगी। तो हमने डायरेक्शन चेंज का जो माइनस साइन लगाया था वो यहाँ लगा दिया, वो अभी अब मौजूद है, एफ बी अंदर का हिस्सा है। ओके, मैथ्स के रूल के हिसाब से दोनों तरफ की आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको ब्रैकेट को रख कर दूं आगे। जब इसको आप आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू, अब ये ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस एम बी वी बी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये एम बी यू यू। आप जाओ पहले ब्रैकेट को माइनस साइन बाहर ही रखो और ब्रैकेट टी हटा दो, जाओ तो स्टेप बढ़ जाएंगे हम, नाइन क्लास में अंडरस्टैंडिंग, टी से टी कैंसिल हो गया क्योंकि दो तरफ था सेम था। ओके, और साइन इसका ब्रैकेट खोल दिया तो ये साइन एक पलट गया। अब u वाली वैल्यूज एक तरफ ले जाओ सारी और v वाली एक तरफ, तो ये तो v था, m a v है, इधर जो v वाला था वो ये था, इसका क्या साइन था माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस एम बी वी, और ये तो एम क्या नाम है, इधर ये माइनस इधर चला जाएगा, इधर आगे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। और ये क्या है एम ए वी बी प्लस एम बी वी बी, क्या है टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो ई है इनिशियल मोमेंट। तो ये मुश्किल नहीं है, जो पॉइंट्स आपने समझ लिया, एक दफा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया। वैसे सर ये एम ए और बी ए होना चाहिए ना सर, एम ए बी ए प्लस एम बी 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 होना चाहिए ऐसे, कहाँ पे, यहाँ पे पहले, यस यहाँ पे यस ये फाइनल वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी ए सी, हाँ वी ए होना चाहिए, सॉरी तो मैंने गलती से लिख दिया, एम ए बी ए ही तरीका हो यहाँ पे, एम ए बी ए प्लस एम बी बी बी, और यहाँ क्या हो गया एम ए यू ए प्लस एम बी यू, यानी इसको क्रॉस से लिख दिया, टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम। दैट मींस that whenever two objects interact, two or more objects interact, definition में more भी लिखेंगे, two or more objects interact, then total momentum before interaction will always be equal to total momentum आफ्टर इंटरेक्शन। प्रूव करने के लिए दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। अब पहला इसका क्या स्टेप है प्रूव करने का, पहले सपोज करना है, पहला सपोज क्या क्या चीजें सपोज करनी है, ऑब्जेक्ट्स के नाम, मास, फिर उनके मास, इसी नाम के हिसाब से आप 1 2 भी सपोज कर सकते हैं, दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m1 and m2, है ना। फिर उनकी इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले, और इनिशियल वेलोसिटी हम हमेशा u यूज करते हैं, कोई और सिंबल यूज करने की जरूरत, u1 और v1, u1 ua and ub, ua and ub। फिर कोलिजन का टाइम मुकर्रर करा, कितनी देर कोलिजन हुआ 30 सेकंड, चाहे वो 1 सेकंड, वो जो टाइम होगा कितने छोड़ा हो, लेकिन टाइम तो लगा है कोलाइड होने में, है ना। फिर आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी
वी ए और वी बी हो गई, और जो फोर्स लग रही है बॉडी, ये भी सपोज करना पड़ेगा। The force acting on body A is Fa and force acting on body B is Fb। दोनों, एक का फोर्स F है और दूसरी की फोर्स Fb है, ठीक है। फिर अब हम लॉ अप्लाई करेंगे। पहले सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, उससे फोर्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो सेकंड लॉ कहता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो Fa जो होगा वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और Fb क्या होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ b होगा। वो दोनों मोमेंटम Fa और Fb निकाल लिया। फिर कौन सा लॉ लगेगा सेकंड लॉ के बाद? थर्ड लॉ। फिर एप्लीकेशन को लिखेंगे स्टेटमेंट, फॉर एवरी एक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट एंड एक्ट ऑन, ये दो लिखा होगा, ये पॉइंट भूल जाते हैं।